नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम रोज डिस्कस करते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स, बेहतरीन आर्टिकल्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वो न्यूज़ होंगे जिनसे आपको मतलब होना चाहिए, जिनका इम्पैक्ट रियली आपकी लाइफ पर पड़ता है। यहाँ पे हम कोई भी फालतू के जो न्यूज़ होते हैं या फिर जो आप कह सकते हैं अननेसेसरी कंटेंट है इतना ज़्यादा, क्योंकि आप कह सकते हैं लोगों की लाइफ में ओवर इन्फॉर्मेशन हो रहा है आजकल, तो क्या इंपॉर्टेंट है ये पिक करना बहुत ज़रूरी है। तो हम वो खबरें लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हम उनका कॉज और उनका इफेक्ट, ये दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। पॉवेल, इन्फ्लेशन टू हाई, नीड टू लोअर ग्रोथ। अब जेरोम पॉवेल, फेडरल रिजर्व, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, यूएस का फेडरल रिजर्व है, और उनके जो चेयरपर्सन है जेरोम पॉवेल, उन्होंने कहा है कि यूएस सेंट्रल बैंक के जो हेड है, इनका कहना है कि हम बहुत ही केयरफुली आगे जाएंगे, क्योंकि अभी जो इन्फ्लेशन है ये एक बहुत ही कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक इशू अभी भी है। अभी भी हमें हो सकता है कि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े फिर से, ठीक है। और इनका ये भी कहना है कि अनसर्टेनिटीज और रिस्क इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पे केयरफुल होना, कॉशियस रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि यूएस में जो इन्फ्लेशन की इशू है ये अभी भी है, ठीक है। और जो ग्रोथ है बेसिकली ये अभी भी अच्छा खासा यूएस में ग्रोथ हो रहा है, इसे हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। और इन्फ्लेशन ग्रोथ को भी इसी तरीके से कम किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, न्यूज़ से भी आ रहा है कि वहाँ के जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बॉन्ड यील्ड्स मतलब बेसिकली जैसा आप अगर सरकार को पैसा दो तो कितना आपको इस पर इंटरेस्ट दे रही है। तो यूएस में एक टाइम पे कुछ साल पहले ये 0 के आसपास था, 1% था, और अब पहुंच चुका है अच्छा खासा ऊपर, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि 2008 में भी ये इसी लेवल पे पहुंच गया था, और इससे पहले भी जब जब ये इस लेवल पे पहुंचा है काफ़ी कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स हुई हैं। अब देखिए, क्योंकि एक बार ये हो चुकी है तो ज़रूरी नहीं कि दोबारा बार बार हो, और हमने उनसे सीखा भी है, नए रेगुलेशंस आए और इस तरीके से हमने इवॉल्व भी किया कि अब ये वहीं पर है। तो अभी हमें इतना ज़्यादा डेंजर फील नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा अगर ये आगे बढ़ती है तो इश्यूज आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ज़्यादा, इनका ये कहना है। जो गुड डेटा है ये तो सिर्फ बिगिनिंग है, कॉन्फिडेंस बनने में टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि फेडरल रिजर्व में 80s में यही किया था उनके चेयर ने कि पहले इंटरेस्ट बढ़ाए और उसके बाद जैसे ही इन्फ्लेशन का डेटा ठीक आया फिर से इंटरेस्ट कम कर दिए। और अगली बार जो इन्फ्लेशन का डेटा आया और जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़े, स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुई, बहुत ही बुरी तरीके से। 2 दिन में 25-30% क्रैश हो गई थी यूएस की स्टॉक मार्केट, आप सोचिए। तो इसीलिए वहां से सीख करके अब ये बहुत ही केयरफुली आगे जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि इंटरेस्ट रेट भले ही अभी बढ़ाना पड़े वो बढ़ाएंगे, लेकिन घटाने के बारे में तो अभी सोचना भी बहुत ही मुश्किल है। आते हैं अगली खबर पे। ये है स्ट्रेंथनिंग डॉलर इज अ ग्लोबल रिस्क। आरबीआई का एक पेपर आया है, ठीक है, और इसे कहते हैं स्टेट ऑफ इकोनॉमी। आप जरूर पढ़िएगा इस रिपोर्ट को, ये अवेलेबल है पब्लिकली। और इन्होंने कंसर्न शो किया कि जो यूएस का डॉलर है ये अगर ये बढ़ता रहा है सही तो ग्लोबल रिस्क क्रिएट कर देगा। आप देखिए, रुपी भी डॉलर के अगेंस्ट बिल्कुल लो पे आ गया है, 83 के ऊपर चल रहा है अभी डॉलर। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू बाकी कंट्रीज के लिए भी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ रुपी की बात नहीं है। रुपी तो रिलेटिवली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर आप चाहे जीबीपी को देखें, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, या फिर यूरो को देखें, युआन को देखें, येन को देखें, इन सबके अगेंस्ट डॉलर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहा है अभी कुछ सालों में। तो इसकी वजह से इनका कहना है कि फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा टाइटन हो जाएगी, और खाली हमारे साथ नहीं होगा, ये आगे और कंट्रीज के साथ भी हो सकता है, ठीक है। और इस वक्त इनका ये कहना है कि डिस्पाइट इंडिया जो है फॉरेन एक्सचेंज किसी भी दूसरी मेजर कंट्री से ज़्यादा बाय कर रही है, ज़्यादा इनपुट ले रही है। तो उनका ये कहना है कि जो एनर्जी इंपोर्टर्स हैं उन्हें तो सबसे पहले दिक्कत होगी, क्योंकि पेमेंट डॉलर में करनी होती है और डॉलर का रेट बढ़ जाए और क्रूड ऑयल का रेट भले ही वहाँ रहे, हमें तो वो महंगा ही पड़ेगा। तो खाली हम ही नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं, और भी बहुत सारी इंपोर्टिंग कंट्रीज है, तो उन्हें बहुत इशू होगी। और साथ ही साथ अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए तो ये तो भाई हमारे लिए, इसे हम कहते हैं डबल वैमी। ये डबल प्रॉब्लम है हमारे लिए। एक तो करेंसी, जो जिस करेंसी में पे करते हैं वो महंगा हो जा रहा है, साथ में जो कमोडिटी इंपोर्ट करते हैं वो भी महंगी हो जा रही है। तो इंडिया में भी इन्फ्लेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत ज़्यादा आगे हमारे लिए क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक इशू ऐसा है कि ये एक लूप बन सकता है आगे जाके, जिससे हम शायद बाहर ना निकल पाए। अगर कैलेंडर ईयर 2023 की बात करें तो इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $22 बिलियन से बढ़ चुके हैं, ठीक है। इतना इंक्रीमेंट हुआ है और ये हाईएस्ट है किसी भी मेजर फॉरेक्स रिजर्व होल्डिंग कंट्रीज में। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग $584.7 बिलियन एज ऑफ वीक एंडेड October 6 हमारे पास इतनी होल्डिंग है डॉलर्स की, इतना डॉलर होल्ड करते हैं हम लोग इस वक्त। और इंडियन रुपी जो है इसमें भी अभी लो वॉलेटिलिटी रही है, ऑर्डरली मूवमेंट्स रहे हैं। अगर आप कंपेयर करें तो रिलेटिवली यहाँ बात हो रही है,
दूसरी मेजर कंट्री से, दूसरी मेजर इकोनॉमी से। तो अक्टूबर की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की जब इन्होंने बात की तो उनका कहना है कि इन्फ्लेशन जो है अभी भी अपर टॉलरेंस लेवल के ऊपर है 2 मंथ से, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रायोरिटी है कि हम इन्फ्लेशन को कम करते रहें, इनका एम ये है यहाँ पर। तो अगर इंडियन बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो इस रिपोर्ट का कहना है कि जो टर्म डिपॉजिट रेट्स हैं वो हाईएस्ट चल रहा है। अगर अभी आप एफडी के रेट्स देखें तो ये पिछले 5 साल में हाईएस्ट पर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एनेक्डोटल है कि एनेक्डोटल एविडेंस है, मतलब अगर आप देखें मार्केट में जाके तो ऐसा आपको दिखेगा कि फंड्स जो है ये लो यील्डिंग करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट से लोग अब डाल रहे हैं कहाँ, फिक्स डिपॉजिट में। अब लोग सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में कैश कम रख रहे हैं, वहां से एक ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि इतना अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो कंपटीशन है बैंक्स में वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बैंक चाहेंगे कि एफडी हमारे पास आए, राइट। लिक्विडिटी उतनी ज्यादा आएगी, वो उतना ही ज्यादा और लोन भी दे पाएंगे। तो यहाँ पर अभी हाईएस्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशुएंस हुआ है फाइनेंशियल ईयर सितंबर में। तो बहुत ही इंटेंस कंपटीशन हो गया। आपके पास भी शायद कॉल आती होगी बैंक्स की, सर एफडी कर लीजिए, एम्प्लॉयज को टारगेट मिले होंगे वहां पे भी अच्छे खासे। तो इस तरीके से अगर आप देखिए बैंक्स अभी चल रही हैं। तो इनका कहना है, एक और पॉइंट इन्होंने कहा है कि जो रिसेंट रैली हुई है क्रूड ऑयल प्राइसेस में, ठीक है, तो इसके वजह से इनके जो ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स थे वो अब अंडरमाइन हो गए हैं। अब वो ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब वो काम के नहीं है। तो ये जो इकोनॉमी है ये और ज्यादा वल्नरेबल हो रही है सेल ऑफ के लिए, ठीक है। क्योंकि होता यह है कि जब पैनिक आता है मार्केट में तो लोग सबसे सेफ चीजों में पैसा लगाते हैं। जैसे कि आप देखिए गोल्ड सिल्वर के रेट पिछले 15 दिन का चार्ट देख लीजिए जाके प्राइस का, 15 दिन का लो क्या था और अभी क्या चल रहा है, ठीक है। तो वैसे ही इकोनॉमीज में भी होता है। अब कोई भी अगर लेट्स से आपका पैसा इन्वेस्टेड है किसी अफ्रीकन इकोनॉमी में, ठीक है, या फिर बांग्लादेश में, पाकिस्तान, श्रीलंका में, तो अगर कुछ भी ग्लोबली रिसेशन आए तो सबसे पहले आप वहां से अपना पैसा निकालेंगे, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा आप उसको रिस्क मानेंगे। और यूएस वाला जो पैसा है सबसे लास्ट में निकालेंगे, राइट। या फिर किसी भी स्टेबल इकोनॉमी में अगर आपका पैसा है तो ये भी इनका कहना है कि रिस्क ऑफ सेल ऑफ हो सकता है यहाँ पे। तो अभी सिचुएशन इतनी ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। फूड प्राइसेस जो है बढ़ रहे हैं हर जगह, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल और देख रहे गाजा का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी। तो यहाँ पर भी देखिए फूड प्राइसेस इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि ग्लोबल जो फूड का सप्लाई था ओवरऑल ये भी थोड़ा हिंडर हुआ है इससे। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स चल रहे हैं कितने सारे, तो ये एक कई सारे अनसर्टेनिटीज हैं जहाँ पर हमें ध्यान देना होगा। और जब इतने अनसर्टेनिटीज हो ना तो ग्रो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए अगर आप पर्सनली भी सोचिए, आपकी लाइफ में फोकस करना होता है आपको ग्रोथ करने के लिए, राइट। किसी एक काम को अच्छे से करें, दो काम को, लेकिन अगर बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आ जाए तो यहाँ पर आपको दिक्कतें फेस करनी होगी। तो इंडिया के साथ भी ऐसा केस है और ग्लोबली हर कंट्री के साथ इस वक्त ऐसा केस है। आते हैं अगली रिपोर्ट पर। यह है बाबनहाइमर इन हिट्स पुल पीवीआर आइनॉक्स बैक टू प्रॉफिट। अब कंट्री का जो लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर है पीवीआर आइनॉक्स, ये क्वार्टरली प्रॉफिट में अब आ चुका है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हॉलीवुड टाइटल्स बाबी और ओपनहाइमर भी अच्छा खासा चले, ठीक है। उसके बाद बॉलीवुड फिल्म्स भी अगर आप देखें, गदर से लेके जो बाद में मूवीज आई हैं बहुत ही अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। और फाइनली पीवीआर आइनॉक्स 166 करोड़ का प्रॉफिट जुलाई सितंबर क्वार्टर के लिए दे चुका है। और पिछले 2 क्वार्टर लॉसेस थे और इतना ऐसा माहौल हो गया था कि लोगों को लगा था अब इंडिया में जो ये इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री अब ये ओटीटी की हो जाएगी और लोग अब मूवी देखना छोड़ देंगे थिएटर्स में। बट ये ट्रेंड उल्टा होता हुआ दिखा, और स्पेशली थैंक्स टू ये मूवीज जो इस वक्त आई है और हॉलीवुड मूवीज आई है, इनमें भी देखिए अच्छी खासी इन्होंने कमाई की है। जितना पहले शायद बॉलीवुड मूवीज करती थी उतना अब हॉलीवुड मूवीज में भी कमाई हो रही है। तो एवरेज टिकट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा है, 12.2% जो है एवरेज टिकट प्राइस बढ़ा है। और कंज्यूमर ने 136 रुपए पर हेड फूड और बेवरेज पे स्पेंड किया है इस क्वार्टर, जो कि पहले 130 हुआ करता था। और इस क्वार्टर एक नई चीज भी हुई, पीवीआर में आप अगर देखें और दूसरे थिएटर्स में भी शायद अच्छे खासे ऑफर्स चले, तो बहुत सस्ते में लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स, पॉपकॉर्न्स और अनलिमिटेड का भी ऑप्शन था वहां पे, राइट। तो यहाँ पे रेवेन्यू में अच्छी खासी इंक्रीमेंट आई, 53% रेवेन्यू बढ़ गई पीवीआर की। और यहाँ पे अच्छा खासा इनका जंप आया प्रॉफिट में भी। तो अभी शेयर जो है ये करीब करीब 25% बढ़ चुके हैं सितंबर क्वार्टर में, जबकि पिछले 2 क्वार्टर ये नीचे गिर रहे थे। तो अभी ये एंथुसियाज्म वापस से आ गया है मूवी इंडस्ट्री में, और लेट्स सी ये कंटिन्यूड रहता है या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक कर लें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।